हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आज अपने फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, जिसमें अपन मिक्स प्रैक्टिस यानी पीवाईक्यू क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। जो नेवी का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो बीएसएफ आरओ एंड आरएम यानी रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक वाला जो एग्ज़ाम लगने वाला है उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ आपको, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप वीडियो को आराम से बैठकर देखिए, एंड तक देखिए, वीडियो के क्वेश्चंस को सभी को देखिए, और आप हो सके तो वीडियो के क्वेश्चंस का आंसर अपने मन से देने की कोशिश करिए, जिससे आपकी स्टडी का, आपकी तैयारी का भी आपको पता चलेगा, और आपके क्वेश्चन कितने राइट होते हैं और कितने रॉन्ग होते हैं ये भी आपको पता चलेंगे। और आपको वीडियो को लाइक करनी है, वीडियो को शेयर करनी है, वीडियो को कमेंट करके एंड में बताना है कि वीडियो आपको कैसे लगी है। तब तक के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी है, और हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है दोस्तों। ध्वनि की चाल जो होती है वो अधिकतम किस पदार्थ में होती है? ध्वनि की चाल किस में होती है? ध्वनि की चाल जो होती है वो मैक्सिमम कहाँ होती है? वायु में होती है, जल में होती है, दोनों में होती है, या फिर लोहे में होती है? सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो ध्वनि होती है ना, जो साउंड, जो उसकी चाल होती है, जो उसकी स्पीड होती है, वो जो उसकी चाल होती है वो हमेशा जो मैक्सिमम होती है ना, वो किसमें? ठोस में होती है, सॉलिड में होती है, सॉलिड में होती है। चाहे सॉलिड लोहा हो, चाहे सॉलिड स्टील हो, सॉलिड यानी सॉलिड के नाम पे जो भी चीज़ें आती है ना उसमें क्या होती है? ध्वनि की चाल मैक्सिमम होती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए रॉन्ग हो जाएगा, बी रॉन्ग हो जाएगा, सी रॉन्ग हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो बच्चों डी हो जाएगा, क्योंकि ठोस में क्या होती है? इसकी चाल मैक्सिमम होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगे कैसी होती है? कोई गैस होती है, कोई गैस होती है, गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगे होती है। गैस नहीं है यहाँ पे हाँ, किसी गैस में जो उत्पन्न ध्वनि तरंगे होती है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, या फिर ननोदिश? आपको बता दूं कि जो ध्वनि तरंगे होती है वो भी एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। तो जे गैस में जो उत्पन्न तरंगे होगी वो कैसी होगी? अनुदैर्ध्य तरंगे होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ए रॉन्ग हो जाएगा, सी रॉन्ग हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अपनी स्क्रीन पे जो इसका राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक बल का, इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको HW के लिए देता हूं कि विद्युत वाहक बल एक प्रकार की सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। और आपको विद्युत वाहक बल का मात्रक बताता हूं, उससे पहले फॉर्मूला बताता हूं आपको। आपने विभव वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि V इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q। W क्या है? यहाँ पे वर्क है, और Q यहाँ पे क्या है? आवेश है, और V क्या है? यहाँ पे वोल्टेज यानी विभव है, यानी विद्युत वाहक बल है। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक निकालेंगे तो V इज इक्वल टू या फिर E इज इक्वल टू ई से भी शो करते हैं। W का जो मात्रक होता है यानी कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? SI पद्धति में जूल होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, C से व्यक्त करते हैं। तो जूल अपॉन कूलाम अपने को C ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। ए रॉन्ग हो जाएगा, बी रॉन्ग हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो बच्चों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। V इज इक्वल टू W/Q, यानी एक कूलाम आवेश पर किया गया कार्य विद्युत वाहक बल या फिर विद्युत विभव होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इनसे दो चार क्वेश्चन आपको मैं और बताता हूँ कि जो विद्युत मोटर होती है, आपको पता होना चाहिए कि जो विद्युत मोटर होती है, विद्युतीय जो मोटर होती है वो क्या करती है? विद्युतीय मोटर क्या करती है? आपको बता दूं, जो विद्युतीय मोटर होती है ना वो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा को चेंज करती है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है कौन? विद्युत मोटर। और जो टरबाइन होते हैं, पानी के टरबाइन और डायनेमो, ये सौर ऊर्जा संयंत्र, ऐसी चीज़ें होती हैं ना, वो क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जो विद्युत मोटर होती है वो क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बी रॉन्ग हो जाएगा, सी रॉन्ग हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बता दूं, आप वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाए। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि जो कार्य होता है उसका मात्रक भी बताना है, कार्य एक कैसी राशि है वो भी बताइए। कार्य का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, यानी एफ एस कोष्ठक होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है यहाँ पे। तो W का जो फॉर्मूला हो जाएगा वहाँ से न्यूटन
गुणा मीटर हो जाएगा इसका मात्रक। और एसआई पद्धति में क्या होता है, जूल होता है। एसआई पद्धति में क्या होता है, जूल होता है। और आपको बता दूं जो कार्य और जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की अदिश राशि होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या होती है, एक प्रकार की अदिश राशि होती है। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगी, अदिश राशि। वो कैसे होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है। जब भी कोई सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जब भी कोई दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो अपने को जो क्वांटिटी प्राप्त होती है वो क्या प्राप्त होती है, अपने को स्केलर यानी अदिश राशि प्राप्त होती है। स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है यानी अदिश राशि प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान क्या होता है। आवर्धन यानी स्मॉल एम से शो किया जाता है। आवर्धन का मान क्या होता है, यह बीम की दूरी भी होता है, बीम का आकार भी होता है। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी स्मॉल एम का मान क्या होता है, -1, +1, 0 या फिर नन ऑफ दीज। आपको बता दूं जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है वो क्या होता है, हमेशा +1 होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का आकार अर्थ के आकार का क्या होता है। जो चंद्रमा का आकार होता है वो पृथ्वी के आकार का क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको दो चार चीज़ें बताता हूँ कि जो चंद्रमा पर प्लाइन वेग का मान होता है वो पृथ्वी की तुलना में क्या होता है। जैसे पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, जी है, तो प्लाइन वेग का मान जो होगा चंद्रमा पर वो क्या होता है, आपको याद रखना है, G/6 होता है। याद रखना है, प्लाइन वेग का मान G/6 होता है। कहाँ पर, मून पर, चंद्रमा पर होता है G/6। यहाँ से एक दो क्वेश्चन ऐसे और बनते हैं कि आर यानी रेंज परास का सूत्र क्या होता है, U² sin 2θ अपॉन में क्या होता है, जी होता है। तो आर समानुपाती किसके हो जाएगा, जी के हो जाएगा। आर समानुपाती जी के होता है। तो आर को अपन क्या बोल देंगे, आकार बोल देंगे, रेंज बोल देंगे, परास बोल देंगे। तो क्या बोल देंगे कि पृथ्वी पर आकार, यदि पृथ्वी का आकार क्या माने, पृथ्वी का आकार चंद्रमा के आकार का 6 गुना है। तो यहाँ से जो चंद्रमा पर जी की वैल्यू क्या आती है, G/6 होती है, तो ऊपर जाएगा तो 6। जो रेंज की वैल्यू होती है चंद्रमा पर वो क्या होती है, 6R होती है। पृथ्वी की तुलना में 6 गुना होती है रेंज की वैल्यू। ऐसे भी आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपको बोल रहा है कि चंद्रमा का जो आकार होता है वो पृथ्वी के आकार का क्या होता है। G/6 का मतलब हो गया, पृथ्वी पे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जी और चंद्रमा पे G/6, तो 1/6 गुना होता है। क्या होता है, 1/6 गुना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ए रोंग हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो अपनी स्क्रीन पे है सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो किसको व्यक्त करता है। आपको बता दूं कि न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसे इनर्शिया का नियम भी कहते हैं, यानी उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी गाड़ी में या फिर किसी बस में बैठा है, किसी बस में बैठा है, तो यदि बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर धक्के का अनुभव करता है। यात्री आगे की ओर धक्के का अनुभव करता है। ये किसके कारण होता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण होता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण, यानी जो कोई वस्तु यदि गतिशील है तो वह गतिशील रहने का प्रयास करती है। कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं किया जाता। और यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं किया जाता। तो ये न्यूटन का गति का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन की गति का जो सेकेंड लॉ होता है वो क्या होता है, और न्यूटन की गति का जो थर्ड लॉ होता है वो क्या होता है। थर्ड लॉ तो एक्शन रिएक्शन फोर्स होता है, यानी जो क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति पानी में तैरता है तो उसके आगे जाने की गति और उसके पीछे पैरों की गति, जैसे बंदूक से गोली छोड़ने की गति, ऐसे न्यूटन का थर्ड लॉ होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ किस पर आधारित है, रॉकेट नोदन, इस पर आधारित है, संवेग संरक्षण के नियम पर। जो अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, गति का जड़त्व। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि प्रकाश के रंग का निर्धारण, जो प्रकाश का रंग होता है, जैसे प्रकाश का रंग होता है ना वो विबज्योर होता है, 7 रंगों में डिवाइड होता है। विबज्योर होता है, VIBGOYOR, 7 रंगों में होता है। वी का मतलब वॉयलेट, ई का मतलब आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लैक, जी का मतलब ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब आपको बता दूं यदि इस तरफ जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य का मान होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जो इस तरफ जाते हैं तो विचलन का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी जो विचलन होता है, ऐसे विचलन का मान ज़्यादा होता है। आपको बता दूं कि वी इधर लेमडा का मान मैक्सिमम होता है, वी से आर की तरफ जाती है तो। और आपको बता दूं V = n लेमडा होता है। यदि लेमडा की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी जो फ्रीक्वेंसी और लेमडा में संबंध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको बता दूं
यदि वॉयलेट से यदि अपन आर की तरफ रेड की तरफ जाते हैं तो लेमडा का मान तो बढ़ता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है आवृत्ति उसका मान घटता है। तो प्रकाश के रंग का निर्धारण किसके अनुसार किया जाता है? उसकी तरंगदैर्घ्य के आधार पर, उसकी तरंगदैर्घ्य के आधार पर आपको याद रखना है, तरंगदैर्घ्य के आधार पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आपको बता दूं कि जो रेड रंग होता है, रेड कलर होता है, उसके लिए जो तरंगदैर्घ्य होती है, जो वेवलेंथ होती है, उसका मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और जो वॉयलेट होता है, बैंगनी होता है, उसके लिए तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ का मान क्या होता है? मिनिमम होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे कि ध्वनि की चाल क्या होती है? सबसे पहले ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। और 1 बेल इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बेल इज इक्वल टू क्या होता है? 10 डेसिबल होता है। 10 डेसिबल होता है। डेसिबल आपको याद रखना है, डेसिबल होता है ध्वनि का मात्रक। ध्वनि की चाल क्या होती है? 760 मील प्रति घंटा, 460 मील प्रति घंटा, 280 मील प्रति घंटा, 300 मील प्रति घंटा। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 760 मील प्रति घंटा होती है। क्या होती है? 760 मील प्रति घंटा यानी पर हावर होती है। पर हावर होती है 760 मील पर हावर होती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे? तरंग गति द्वारा स्थानांतरित होता है। तरंग गति होती है वो अपने साथ क्या चीज स्थानांतरित करती है? कोई तरंग गति होती है वो अपने साथ यानी कोई तरंग है, ये गति कर रही है, कोई तरंग ऐसे गति कर रही है, जैसे तरंग कैसी भी हो सकती है, तरंग ऐसे भी हो सकती है, तरंग ऐसे भी हो सकती है। वो अपने साथ यदि गति करती है तो वो हमेशा आयाम का ही क्या करती है? स्थानांतरण करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है कि शक्ति यानी पावर का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक क्या होता है? आपको बता दूं कि जो शक्ति होता है उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, यानी कार्य बटा समय होता है किसका? शक्ति का, पावर का। पावर का जो मात्रक होता है वो तो जूल अपॉन क्या होता है? सेकंड होता है, लेकिन इसका एसआई पद्धति में मात्रक होता है वोट। क्या होता है? वोट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेबर किसका होता है? चुंबकीय अभिवाह या फिर चुंबकीय फ्लक्स। टेस्ला किसका होता है? चुंबकीय क्षेत्र का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे? चुंबकीय विभव क्या है? एक प्रकार की सदिश राशि है, एक प्रकार की अदिश राशि है, या फिर दोनों है, या फिर नन ऑफ दीज। आपको बता दूं कि जो चुंबकीय विभव होता है वो एक प्रकार की क्या होती है? सदिश राशि होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी रोंग हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर होगा वो ए होगा। आपको एक क्वेश्चन में होमवर्क के लिए देता हूँ, आप नोट कीजिए कि जो यदि कोई व्यक्ति है, चंद्रमा पे कोई 2 व्यक्ति है, यदि वह आपस में बात करते हैं तो क्या उनको आपस में आवाज़ें क्या सुनाई देगी या फिर नहीं देगी? आपको इसका कारण सहित कमेंट में आंसर देना है। एक क्वेश्चन तो ये है, और एक है कि आप चंद्रमा पे यदि विस्फोट करते हैं तो क्या पृथ्वी पे सुनाई देगा? एक क्वेश्चन ये है। और एक आपको मैं बताता हूँ कि ये पृथ्वी है तो यहाँ पे इक्वेटर होता है, यहाँ पे पोल होता है। पोल पे याद रखना ग्रेविटेशन, गुरुत्वीय त्वरण का मान ज़्यादा होता है, और जो ई पे होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, याद रखना। और जो भार का मान भी पोल पे ज़्यादा होता है, और जी ई पे इक्वेटर पे क्या होता है? भार का मान कम होता है। इक्वेटर पे कम होता है, पोल पे ज़्यादा होता है। ट्रांजिस्टर एक प्रकार के क्या है? धारा प्रचलित युक्ति है, याद रखना है। अब आ रहा है अगली अपनी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। 1 AMU किसके बराबर होता है? आपको पता होना चाहिए 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर भी होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा को बदलोगे तो इसका जो राइट आंसर होता है वो एक और आता है 1.6 × 10⁻⁴ कुछ ऐसा आता है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। कौन? 1 AMU। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? आपको बता दूं, आप जो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हो उसमें भेदन क्षमता का मतलब हो जाएगा, यदि नाभिकीय भट्टी उसमें कुछ बनाते हो तो भेदन क्षमता यानी तीव्रगामी न्यूट्रॉनों का उपयोग किया जाता है भेदन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। भेदन क्षमता न्यूट्रॉन की जो होती है ना भेदन क्षमता, वो क्या होती है? अधिक होती है। सबसे क्या होती है? अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेक्टिफायर का प्रयोग क्या होता है? रेक्टिफायर जो होता है उसका प्रयोग क्या होता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एनडीए सीडीएस सब की दृष्टि से, यानी एयरफोर्स, नेवी और जो अपने एग्जाम्स अभी आने वाले हैं नेवी, आईसीजी, उन सभी एग्जामों की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इसको स्क्रीन पे देखते रहना है। रेक्टिफायर का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? रेक्टिफायर जो होता है ना वो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है। एसी का जो
ग्राफ होता है वो हमेशा साइन अक्स के ग्राफ की तरह होता है, और जो डीसी होता है डायरेक्ट करंट, उसका जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा होती है। आपको बता दूं जो एसी होता है ना, उसमें जो करंट का मान होता है ना, वो मैक्सिमम और मिनिमम एक समय के पहले मैक्सिमम होता है और एक समय के बाद मिनिमम होता है, निश्चित समय के बाद। लेकिन जो डायरेक्ट करंट होता है ना, उसका मान हमेशा मैक्सिमम रहता है, एक वैल्यू रहती है। और आपको बता दूं जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो ट्रांसफॉर्मर होता है ना, वो क्या करता है, एसी वोल्टेज को क्या करता है, एसी वोल्टेज को क्या करता है, कम व ज़्यादा करता है, एसी वोल्टेज को कम व ज़्यादा करता है। आपको याद रखना है ये क्वेश्चन भी। रेक्टिफायर का उपयोग तो क्या हो जाएगा, एसी को डीसी में बदलना। प्रकाश तरंग यदि वायु से पानी में, आपको बता दूं कि प्रकाश तरंग यदि हवा से जल में या फिर वायु से पानी में प्रवेश करती है तो उसका क्या गुण नो चेंज रहता है, क्या गुण अपरिवर्तित रहता है, तरंग दैर्घ्य, आयाम, आवर्ती, वेग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जो आवर्ती होती है वो क्या होती है, नो चेंज रहती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे कि एक चुंबकीय सुई असमान प्रबंध क्षेत्र में रखी है तो कार्य करेगा, तो उस पर एक बल और बल आघूर्ण कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उस पर एक बल और बल आघूर्ण कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फेराडे किसका मात्रक है, आपको बता दूं जो फेराडे होता है ना, वो विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। फेराडे विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। ये नीचे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि जो मैंने आपको पहले भी करवा दिए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। और आपको दो चार क्वेश्चन और बताता हूँ कि जो फेदोमीटर होता है, जो क्या होता है, फेदोमीटर होता है, वो क्या होता है, फेदोमीटर। ये क्या होता है, समुद्री गहराई को मापने का यंत्र होता है, समुद्री गहराई को मापता है फेदोमीटर। आपको याद रखना है, समुद्री गहराई को फेदोमीटर मापता है, तो आपको इसको भी याद रखना है। और आपको कुछ मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपको बताता हूँ कि जो क्या होता है, फोटोन होता है, उसका जो विराम द्रव्यमान होता है, फोटोन का विराम मास होता है, वो क्या होता है, शून्य होता है। आप इनको नोट करते जाइएगा। और प्रकाश के ये तो मैंने आपको करवा ही दिया। हाइपरमेट्रोपिया किस दोष को कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया किस दोष को कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये दूरदृष्टि दोष को कहते हैं, ये दूरदृष्टि दोष को कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष को कहते हैं। इसको भी आपको नोट करना है। और चंद्रमा पर पृथ्वी का आकार, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रक्षेप्य गति में उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होता है। जो प्रक्षेप्य गति होती है उसमें जो उच्चतम बिंदु होता है उस पर जो वेग होता है वो आपको पता होना चाहिए, यू कोस थीटा होता है। क्या होता है, यू कोस थीटा। ये घटक होता है यू कोस थीटा। और जो चुंबकीय विभव सदिश राशि होती है, ये मैंने आपको बता दिया। एक फॉर्मूला और आपको मैं बताता हूँ जो अभी एग्जाम में भी आया था, कि जो पावर होता है उसका जो फॉर्मूला होता है एक, और वो होता है वी आई, वोल्टेज गुणा एम्पियर। और एक होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक और होता है आई स्क्वायर आर होता है। ये सभी मैंने v बराबर आई आर से बराबर किए हैं। तो आप इनसे इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आने के बहुत चांस होते हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं, क्योंकि आज लगभग अपन ने 15 से 20 के अप्रोक्स क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अपना लगभग 100% स्कोर रखते हैं। तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है। ये वीडियो का लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें मिक्स प्रैक्टिस हुई है अपनी, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आज अपन ने मिक्स प्रैक्टिस की है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को एंड में देखिए आराम से, और फिर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, ख़राब लगी, आपके कितने राइट हुए, आपके कितने रॉन्ग हुए। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर की दीजिए, और कमेंट तो आपको करना ही है। और आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो चैनल से जुड़ जाइए। अपन कल मिलते हैं नई सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।